ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो मेन टॉपिक थे वो हमने करा दिए हैं। अब यहाँ पे जो है हम एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन लेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। बाकी आप अपने आप करना, ओके, एक्सरसाइज के। और जब वहाँ लाइव क्लास होगी तो उसमें जितने भी डाउट्स हैं हम उसमें वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो मैंने एक्सरसाइज खोल के रखी हुई है बुक में, तो आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन नंबर अगर हम लेके चलते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं है क्वेश्चन। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 3.11, कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नेम अ स्पीसीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विल ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयन। ठीक है, एक तो ये पूछा कि आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से क्या समझते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? वो स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। आगे कहा है कि नेम अ स्पीसीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विल ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम और आयंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ चार एग्जाम्पल दिए हुए हैं, F माइनस है, AR है, Mg2 प्लस है और आपका RB प्लस है। तो इसमें क्या बताना है कि हमको बताना है कि कौन कौन से एक दूसरे की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, वो बताना है। तो पहला हमारे पास है 3.1 में 3.11। तो पहला हमारे पास F माइनस, दूसरा है हमारे पास आर्गन, और तीसरा है हमारे पास Mg2 प्लस, और तीसरा है, चौथा है हमारे पास Rb प्लस। तो Rb देखो, इसका होते हैं इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 10, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। ओके, और इस 56 57 इसके हो जाएंगे 56 लगभग। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन सबसे अलग है, ये तीनों के तीनों सेम है, तो ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में काउंट होंगे। ठीक है ना, ये चीज रहेगा इसका आंसर। नहीं, इसका जो Rb का होता है 37 होता है, सॉरी 37 होता है, तो 36 हमारा बच जाएगा, ये रहेगा Rb प्लस। ऐसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3.12। तो 3.12 में कहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज N2 N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस और Mg2 प्लस NaL3 प्लस, ये चीजें हैं। व्हाट इज कॉमन इन देम, नंबर 1 क्वेश्चन ये पूछा है। दूसरा पूछा अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। देखो आगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे इनमें कॉमन क्या होगा, ये चीज हमको कंसीडर करना है। तो देखना है, हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनमें कॉमन क्या है। तो कॉमन वाली बात देखेंगे सबसे पहले हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास है N3 माइनस या 3.12, क्वेश्चन नंबर है 3.12। तो N3 माइनस और आपका F माइनस और फिर आपका है O2 माइनस, आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, Na प्लस, ओके, और फिर उसके बाद है Mg2 प्लस, और उसके बाद है Al3 प्लस। ओके, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जरा हम इस चीज को देखते हैं, ये चीज यहाँ पे नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा कि इसमें क्या है कि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। क्योंकि अगर निगेटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक नंबर में ऐड कर दो, और पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक नंबर में से रिलीज कर दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 10-10 आ रहे हैं, तो ये हमारी है ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सब की सब क्या होती, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, दूसरा क्वेश्चन पूछा है अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आयोनिक रेडियाई, तो देखो मैंने क्या बताया, जितना पॉजिटिव चार्ज आता ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही कम होगा। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले छोटा वाला साइज लेंगे। तो हमारे पास रहेगा Al3 प्लस,
और उसके बाद रहेगा हमारे पास यह Mg2+ है, सॉरी Mg2+, ठीक है। तो हमारे पास रहेगा Mg2+ उससे, और उसके बाद रहेगा सोडियम प्लस, और उसके बाद हमारे पास रहेगा F-, उसके बाद O2-, और उसके बाद हमारे पास N3-। ये रहेगा इस तरह से। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज उतना कम, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा साइज उतना बड़ा हो जाएगा। ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। और देख लेते हैं एक आधा क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम पॉइंट पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3.16, क्वेश्चन नंबर 3.16। तो इसमें कह रहा है कि among the second period element the actual ionization enthalpies are as in order। तो हमारे पास लिथियम है 3.16, तो लिथियम है, और लिथियम के बाद है हमारे पास बोरोन, बोरोन के बाद बेरिलियम, देन कार्बन, और देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और हमारे पास नियोन। ये रहे इस तरह से रहेगा। ओके, तो अब इसमें बताना है एक्सप्लेन व्हाई बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन। जैसे पूछा कि बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होती है, क्यों होती है? क्योंकि जो बेरिलियम होता है उसके पास 1s2 होता है, उसके पास होता है 2p1, ये चीज होती है। तो इसके पास क्या होता है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है। और ये जो 2p होता है 2p1, तो जो 2p1 होता है ये इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे पूछा है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन की कम होती है नाइट्रोजन और जो है फ्लोरीन उससे, ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसका आउटर मोस्ट शेल का होता है 2p4, इसका होता है 2p3, इसका होता है 2p5, तो सॉरी 2p5, हाँ इसका होता है 2p5। तो देखो ये तो होता है हाफ फील्ड, तो इसकी हाफ फील्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्शियल फील्ड। ये 1 यूनिट से, यानी कि अपने आगे वाले से आगे होता है, बस अपने जस्ट आगे वाले से इंक्रीज करता है, जो हाफ फील्ड वाला होता है, फुल्ली फील्ड वाला होता है, ऐसे समझिए उसको, ठीक है। अब ये वाला जो है फ्लोरीन, इसमें क्या है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। ये रहेगा इसका आंसर। चलिए बस काफी है इसके लिए। अब हम जो मेन चीज है उस पे आते हैं, और वो ये है कि हमको तीसरा चैप्टर, तीसरा नहीं चौथा अब हमारा हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में जो इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक है वही हमको सबके सब पढ़ने हैं। और उसमें जो पहला हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हमारे इस चैप्टर का नाम है। तो पहले हमको केमिकल बॉन्ड पढ़ना है, तो पहले हमको क्या पढ़ने हैं, केमिकल बॉन्ड पढ़ने हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स में हमारे पास कौन कौन से आने हैं ये आप ध्यान रहे। एक तो आता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा आता है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, और तीसरा हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक आता है केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर मैं केमिकल बॉन्ड की बात करूं तो केमिकल बॉन्ड जो हमारा होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, और ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड जो है आयन से बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एक का कंप्लीट नहीं होता है। और एक क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जरा यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, किस लिए होती है, या कोई भी केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। सवाल यहाँ पे आता है कि कोई भी केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। तो जो G.N. लुइस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आंसर किया
कि कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए फॉर्म करता है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्टेट यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पे पहला हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्टेट टूल। ऑक्टेट टूल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हमारे पास लाइक टू गेन स्टेबिलिटी, एटम्स achieve 8 इलेक्ट्रॉन in its outer most shell। आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इनमें क्या है, इसमें हम बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये हाइड्रोजन रहेगा, ओके। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 होते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको दिखाई दे रहे होंगे डॉट। ओके, और ये वाला हमारे पास 4 होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 5 होते हैं और इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं और यहाँ पे 7 होते हैं। ये चीज होती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एज अ डॉट इन फॉर्म ऑफ डॉट इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये होता है, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो वहां से आपकी सारी कहानी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, इट इज द बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of electron to complete octet। रिमेंबर, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे O2 है, N2 है, F2 है, O2 N2 F2, इस तरह के हम लेंगे। लाइक हमारे पास जैसे कि H2O है और आपका अमोनिया है, ये होते हैं। तो इसमें से हम एक आध यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास O2 है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर मैं कहूँ O है तो O का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p4, तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 6 हो जाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएंगे तो देखो यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन रखे 6, ओके, ये हमारे रखे हुए। दूसरा ऑक्सीजन हम लेंगे, तो दूसरे ऑक्सीजन के भी हम क्या है 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे रखेंगे, ओके। अब क्या होगा, इनमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी कि भाई तू मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मैं 8 कंप्लीट कर लूं। 8 हो गए, नहीं हो गए, ऐसे ये भी क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ये होंगे हमारे पास लोन पेयर, और यहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा, ये चीज होती है। दो क्या आ जाएंगे हमारे पास, बॉन्ड आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ऐसे अगर मैं N2 की बात कर रहा हूं, तो N2 के केस में हमारे पास जो नाइट्रोजन के केस में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे रखे, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे रखे, 3 यहां पे रखे, 3 यहां पे और 2 मैंने यहां पे रखे। क्योंकि अब आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6, इसको 2 चाहिए थे और इसको 3 चाहिए होंगे, तो मैंने 3 जो है एटम के सामने रख दी। तो इसका देखो, इस वाले N का ऑक्टेट पूरा हो गया,
यहां पे इस वाले n का भी ऑक्टेट पूरा हो गया तो हो जाएगा आपका n ट्रिपल बॉन्ड n, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है, n ट्रिपल बॉन्ड n रहेगा। ओके, बाकी आप अपने आप करना, ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है, ये चीज रहेगा। इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं जो फैक्टर की बात करूं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो जो फैक्टर है या कंडीशन की अगर मैं बात करूं, कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? कंडीशन में नंबर 1 ये है कि हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। सॉरी, हायर नहीं, हम कहेंगे यहां पे इंटरमीडिएट, ना तो ज्यादा कम होनी चाहिए ना ही ज्यादा हाई होनी चाहिए। हमको इतनी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले लेकिन पूरा खींचे ना उसको, तो हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी होनी चाहिए। दूसरा है उसमें से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली निकालना भी नहीं है, तो कंप्लीटली नहीं निकालने का मतलब है कि उसमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन इसमें से ना निकल पाए। तो क्या क्या होनी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी हाई, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लोअर देन और इक्वल टू, क्या मैं इसको ना थ्योरी की फॉर्म में ना लिख करके ऐसे लिख दूं कि स्मॉलर देन और इक्वल टू 1.9 या आपका 1.9 से कम या 1.9 होनी चाहिए। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती 4, इसकी होती 3.5, इसकी होती 3, इसकी होती 2.5, इसकी होती 1, तो इसकी होती 2, इसकी होती 1.5, इसकी होती 1.0 और इसकी हमारे पास होती है 2.1। जो क्लोरीन होता है इसकी होती 3.5। ओके, ऐसे देखो। और यहाँ पे क्या है कि जो सोडियम होता है, सोडियम की होती है 0.9। ये आपको कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एक क्वेश्चन हमारा होता है कि वाई HCl इज कोवेलेंट व्हाइल NaCl इज आयनिक। हम जब आयनिक बॉन्ड पढ़ लेंगे तो उस क्वेश्चन के बारे में हम जो है करनी होगी बात कि भाई HCl कोवेलेंट क्यों होता है और NaCl आयनिक क्यों होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो, यहां पे अब हमारे पास दूसरा आता है आयनिक बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है तो हम बोलेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, सॉरी, आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये होता है। जैसे हमारे पास Na+ और आपका Cl-, तो इससे क्या बनता है? NaCl सॉलिड फॉर्म में बन के आता है। ये गैसेस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में हम लेते हैं इसको, चलो गैसेस फॉर्म में, हाँ सॉरी, और ये भी क्या होगा हमारे पास गैसेस फॉर्म में होता है, तो इससे NaCl बनता है। अब यहाँ पे भी आता है कि भाई किस पे कितना चार्ज आना चाहिए, तो चार्ज का मतलब वही है ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन इतने लूज हो जाएं कि उससे क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हमारा हो जाए। ओके, और उतनी गेन करना चाहिए ताकि उससे जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहे। देखो इसको लाइक अगर मैं कहूं जैसे कि हमारे पास सोडियम है, कितना होता है 11, 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे 3s1। तो देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर है। तो अब इसमें हमारे पास 3p जो ऑर्बिटल है वो हमारा खाली होता है, 0 होता है इसमें इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, अब इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 रास्ते हैं। एक तो यह है कि आप इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 3p6, सॉरी यहाँ पे आपका 3s1,
हाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दो, तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा रास्ता यह है कि आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम को आपने एनर्जी दे करके एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसका होता है हमारे पास 2,8,1 ये होता है, तो इसका हो जाएगा 2,8, होगा नहीं होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे हमारे पास जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन में का आउटर मोशन जो एटॉमिक नंबर, सॉरी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये रहता है। अब देखो यहाँ पे इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के दो रास्ते हैं कि या तो आप उसमें से 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दो या एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो। 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब भी इसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 बचेंगे, ओके यहाँ पे, और अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा क्लोरीन है ये रहेगा, तो Cl माइनस हो जाएगा। आप क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो 2,8,7 होता है, तो ये हो जाएगा 2,8,8 होता है, ये हो जाएगा, इस तरह से रहेगा, ओके ये होता है। आगे देखो ऐसी हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि MgO है, Al2O3 है, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, Al2O3 है, ये सब क्या है आपके आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल है, ओके ये चीज हो गया। अब इसके अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन नंबर 1 यह है कि जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है मस्ट बी हाई होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन खींच ले वो अपनी ओर को, ठीक है। दूसरा है हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी लो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमको आयंस चाहिए, तो हम वो काम करेंगे जिसमें उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये हमको ध्यान में रखना है। तीसरा होता है, सॉरी आयन हमको मिल जाए, तीसरा होता है क्या बोलते हैं उसको, सॉरी हाँ पहले आप ये देखो, मैं एक बार बोल रहा हूँ इस वाले स्टेटमेंट को, आयनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी लो होनी चाहिए ताकि हमको आयन मिल जाए, आयन आसानी से क्रिएट हो जाए, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाए। अब है तीसरा द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू और हायर देन, 2.0, या तो 2.0 होना चाहिए या 2.0 से ज्यादा होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन आता है कि वाई HCl, क्वेश्चन आता है कि वाई HCl इज कोवेलेंट और जो NaCl है वो आपका आयोनिक होता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास जो HCl होता है वो होता है आपका कोवेलेंट और NaCl जो होता है वो होता है हमारे पास आयोनिक होता है, ओके। तो यहां पे जो कोवेलेंट होता है आपका HCl, तो यहां पे 2.1 होता है और आपका 3.5 होता है, तो अगर इसमें से हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 1.4, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा 1.4। NaCl में अगर मैं करता हूं तो इसका होता है 0.9 और इसका होता है 3.5, ठीक है, 3.5 ही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाँ हमारे पास जो बचेगा 9 और 6, यानी कि 2.6 नहीं, इसमें ना 3.0, सॉरी एक काम करते हैं, जो क्लोरीन की ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, ऐसे मान, ठीक है ना, ये होती है। तो यहां पे थोड़ा सा इसको हम ठीक कर लेते हैं, यहां पे 3 हो जाएगी तो हमारे पास बच जाएगा 0.9, कितना बच जाएगा 0.9, 0.9 नहीं, क्या बोलेंगे इसको, 3.0 और 2.1, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा हाँ 0.9 बचेगा, यहाँ पे होता है 3 पॉइंट, तो 0, तो अब आपका देखो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2.1, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 2.0 से ज्यादा है,
तो 2.0 से ज्यादा होने की वजह से ही ये क्या होता है आपका आयोनिक होता है, और इसकी जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.9 यानी कि 1.9 से कम होती है। तो 1.9 से कम होने की वजह से ये क्या होता है आपका कोवेलेंट होता है। ठीक है जी, ये चीजें होती है। अब तीसरा आता है हमारे पास बॉन्ड जो बनता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड हमारा बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसको सेमी पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं, सेमी पोलर बॉन्ड, और इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। तीन नाम होते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है इस तरह से। ठीक है, सेमी पोलर बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पीसीज in which one has one lone pair at least one lone pair with complete octet and other one has vacant orbital or incomplete octet, मतलब ये क्या बनता है कि दो स्पीसीज के बीच में बनता है, दो एटम के बीच में बनता है। एक एटम ऐसा होता है जिसके पास लोन पेयर होता है और साथ में इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, एक दूसरा स्पीसीज ऐसी हो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा और हो सकता है कि उसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बात करूं तो मैं लूंगा, जैसे कि हमारे पास अमोनिया है NH3 और ये हमारे पास H+। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके पास जो हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इस केस में, लेकिन अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का स्ट्रक्चर देखो मैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ खोल के, ताकि आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने में आसानी हो जाए। ये होगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। कितने हो गए? 8 हो गए, नहीं हो गए? तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए, उसके पास एक लोन पेयर भी है या नहीं है? तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक कर रहा होगा और ये बनेगा अमोनियम केटायन NH4+। यानी कि इसको मैं अगर ऐसे ना दिखा के, पहले थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूं कि H3N और आपका H+ ये रहेगा इस तरह से, NH3 और आपका H+ ये होगा, तो हमारे पास बन जाएगा NH4+ अमोनियम केटायन, ये बनेगा। ठीक है, ऐसे एक को ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है NH3 यहाँ पे लोन पेयर और साथ में हमारे पास है BF3। तो यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो बोरोन की बात करें तो बोरोन में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। अब जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ये उसी वैकेंट ऑर्बिटल में ये लोन पर अटैक करेगा, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन के आएगा इस तरह से, NH3 ये रहेगा और आपका BF3 ये रहेगा, और साथ में बाद में आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, NH3 और आपका BF3। तो जितना चार्ज इस पे आता है उतनी ही चार्ज इस पे आएगा, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा वो आपका न्यूट्रल होगा। एक बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है तो हमको सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि जो कोवैलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, क्योंकि सारे बॉन्ड फिर एक जैसे ही हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। तो आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, और जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो भी आपका सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने से पहले जो है हमको पढ़ना पड़ेगा लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। हमको यहाँ पे ऑक्टेट रूल को खत्म करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे
देखो लिमिटेशंस की बात करें तो थ्योरी ही ऑक्टेट टूल की इसलिए दी गई थी क्योंकि शुरू में देखा गया था कि कोई सवाल ये था कि भाई कोई भी एटम रिएक्शन क्यों करता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, गेन क्यों करता है, केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, ये सवाल था। ठीक है, तो जवाब ये आया कि भाई वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करता है, यानी कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, साइंस आगे बढ़ा, तो देखा गया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या 8 से कम इलेक्ट्रॉन, तब भी वो स्टेबल हैं और एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थ्योरी फेल हो गई, इसी को बोलते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो क्या है, ये होगा मैनी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट while they have not completed octet। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली जो स्पीसीज होती है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज, वो कौन कौन सी होती है जरा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। एक तो होते हैं हमारे पास जैसे कि होती है BF3, इसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं। ऐसे हमारे पास होता है BeS2, इसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं। ऐसे हमारे पास क्या होता है, जैसे कि बात करूं जैसे H2 होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से आप लोग देखें। ठीक है, ये होता है। ऐसे अगर 6 इलेक्ट्रॉन में एक को ले लेते हैं हमारे पास BH3, तो इसमें कितने होते हैं हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे हमारे पास होता है N2O, तो नहीं NO2, ये होता है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होगा इस तरह से। कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 7 होते हैं। ऐसे हमारे पास होता है NO, तो NO में भी कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये होते हैं, तो 4 तो 6, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं, तब भी ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हमारे पास होता है SF6, तो SF6 में 6 एटम है F के, और एक एटम एक बॉन्ड करता है फॉर्म, तो 6 बॉन्ड होंगे, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ऐसे हमारे पास होता है PCl5, तो इसमें क्लोरीन 5 है, तो 5 बॉन्ड होंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ये होगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो है IF7 है, तो इसमें हमारे पास हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 14। यहाँ पे 12, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट कब होगा, ये थ्योरी हमारी अब जो है एग्जिस्ट करती है। ओके यही थ्योरी हमारी एग्जिस्ट करती है और इसी के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे इन केस ऑफ expanded octet, the element which has vacant 3D orbitals can expand its octet। क्योंकि एक्साइटेशन होगा, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे ना, तो हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेशन हमको पढ़ना होगा, और जब एक्साइटेशन पढ़ेंगे तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से जंप करके दूसरे उसमें जब जाएगा, तो वहां से हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब यानी कि कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। द सेकेंड पीरियड, द फर्स्ट पीरियड, और उसमें क्या आता है, हाइड्रोजन आता है और आपका हीलियम आता है। एंड द सेकेंड पीरियड, एलिमेंट्स जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन cannot expand their
ऑक्टेट। क्यों क्यों? क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो वो आखिरी ऑर्बिटल ही होता है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन के केस में हम लिखेंगे, ऑक्सीजन के उसमें क्या होता है, 8 होता है, तो हम बोलेंगे 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 के बाद कोई अगला ऑर्बिटल नहीं होता है। जब अगला ऑर्बिटल हमारा नहीं होता है तो उस केस में होता है, ठीक है। एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, expand their octet because they have not vacant orbital। कोई वैकेंट ऑर्बिटल इसके अंदर नहीं होता है, इसलिए होता है। द थर्ड पीरियड, अब जो फर्स्ट पीरियड और जो पीरियड सेकेंड है उसको छोड़ के जो थर्ड पीरियड और आगे के जितने पीरियड हैं, द थर्ड पीरियड and further period, the third period and the further periods can expand their octet because they have vacant d orbital। ठीक है। आप देखो जैसे कि हमारे पास है सल्फर, कितना होता है 16, तो हम बोलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d0, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। ये होता है। तो ये जो 3d0 होता है ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल होता है, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेते हैं, ये होता है। तो थर्ड पीरियड वाला है, ये थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से आगे के जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब अपना जो है ऑक्टेट एक्सपेंड कर लेते हैं। ये थी हमारी क्या बोलते हैं इसको, थ्योरी, ठीक है। इसको आप देख लो। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज, एक मिनट में जरा इस चीज का ना मैं फॉर्मल देख लूं, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए, आपको सबका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम होने चाहिए कि कि कौन से एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये बात आपको मालूम हो जाएगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। तो हमारे पास जैसे कि अगर मैं कहूं कि जो नंबर है ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर के हिसाब से मैं लिखूं ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो मैं कहूंगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे 5 होंगे, यहाँ पे 6 होंगे, यहाँ पे 7 होंगे और यहाँ पे 8 होंगे इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं लोन पेयर की बात करूं तो लोन पेयर हमारे पास क्या, यहाँ पे देखो 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, ये इस तरह से इसमें लोन पेयर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिखना है। हमको यहाँ से ये मालूम चलता है कि हम जब स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, मॉलिक्यूल में बॉन्ड बन जाते हैं, तो हम चार्ज निकाल के देखते हैं। अगर ओवरऑल चार्ज हमारा न्यूट्रल आ रहा है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल हमारा सही बना है। तो फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा FC, वो होगा हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, एक तो ये माइनस, एक तो ये, उसके बाद हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं हम लोन पेयर, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते, ठीक है। और उसके बाद आता है हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एक बॉन्ड में हमारे 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं
कि 1 लोन पेयर इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आता है कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जो ग्रुप 16 में आता है कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2 होते हैं। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारे पास लोन पेयर 2 हो जाएंगे। अगर इस तरह से है तो तब भी उसके पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ऑक्सीजन का केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है तो उसके पास 3 लोन पेयर हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है तो उसके पास क्या है, हमारे पास 1 लोन पेयर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है इस तरह से, ओके। और अगर मैं कहूं कि 1 बॉन्ड इज इक्वल्स टू 1 बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, एक एग्जांपल लेंगे ओजोन का, वहां से समझ में आ जाएगा। इस फॉर्मूले को देख लो, उतार लो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और -12 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देख लो, एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, और वो ये होगा कि ओजोन, और ओजोन का स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है इस तरह से, ओके। अब देखो, जब ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पे 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड होते हैं तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 बॉन्ड होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये मैंने अभी अभी बताया। अब यहाँ पे आप लोग देख लो कि अगर मैं इसमें फॉर्मल चार्ज निकालना है तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा, इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। चाहे कितने भी बॉन्ड हो, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं वो 6 ही होते हैं। माइनस अगर लोन पेयर देखें तो 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। -1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड कितने? 2 हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड का मतलब है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 में हमारे कितने, 2 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो हमारे पास 6 - 6 = 0, तो इस पर चार्ज क्या आएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 रहेंगे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 रहेंगे, लेकिन क्या है कि अगर मैं लोन पेयर देखूं तो इसमें एक लोन पेयर, इसका मतलब 2 होंगे इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड की बात करूं तो एक तो ये रहा बॉन्ड, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, तो 3 हो गए। 3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये आ जाएगा 3। तो 6 - 5 = +1, तो इस पे क्या आएगा आपका? ये रहेगा पॉजिटिव 1। इसकी बात करूं तो यहां पे जो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा वो रहेगा हमारे पास 6 माइनस, और यहां पे अगर मैं लोन पेयर की बात करूं तो 3 है, तो 3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। -1/2 बॉन्ड कितना? 1 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 और ये रहेगा, तो आपका -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1, इस पे -1। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे देखो, एक लास्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज का। हाइड्रोजन, आगे देखते हैं, और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो हम शो करते हैं डैश लाइन से, शो करते हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या होता है? व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, 3 एटम का ध्यान रखना, और उसका कोड है फोन, यानी कि FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। When hydrogen is bonded with highly electronegative atom phone, then there will be hydrogen bonding। कैसे होगी ये आप जरा देख लो इधर को। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हमारे पास वाटर है, हमारे पास अमोनिया है और हमारे पास HF है, ये हम लेके चल रहे हैं।
एक एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ वाटर का, तो वाटर में हम लिखेंगे ऐसे करके हाइड्रोजन, और ये रहेगा एक हाइड्रोजन सॉरी वाटर का मॉलिक्यूल और बनाएंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल हमने और बनाया। तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें हमारे पास ये रहेगा इस तरह से, यहां पे भी क्या रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये रहता है इस तरह से। तो ये जो बॉन्ड होगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ओके, ये चीजें होती हैं। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टू टाइप का होता है। कौन सा होता है? टू टाइप का होता है। एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज टू टाइप, इट इज टू टाइप। तो पहला आता है हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, इट इज द बॉन्डिंग which occur between two same or different molecules, यानी कि दो सेम मॉलिक्यूल होंगे या अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में होगी। जैसे कि हमारे पास वाटर है, तो वाटर वाटर के बीच में हो रही है, या हमारे पास अमोनिया है, या हमारे पास HF है, ओके, या हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है, या तो हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल होगी, ये जो चीजें हैं। ओके, अब यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, और यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, OH है, N डबल बॉन्ड O, ये रहेगा इस तरह से, और यहां पे हमारे पास यहां पे OH ये होगा, और यहां पे N डबल बॉन्ड O ये रहेगा इस तरह से। तो ये जो बॉन्डिंग हो रही होगी, ये हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। ओके, अब हमारे पास आगे देखो दूसरी बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी होती है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी मैं बात करूं तो इट इज अकर विदिन द सेम मॉलिक्यूल। तो इसका एक एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये रहेगा। अब यहां पे देख लो, ये रहेगा हमारे पास इस तरह से, ये रहेगा। तो ये जो बॉन्डिंग हमारी हो रही है, यही क्या होती है हमारे पास, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की होती है। ठीक है, ये चीज होती है। तो यहां पर अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की करते हैं बात, हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड में नंबर 1 आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे सोलिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सोलिबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर जो है सोलिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये आता है सवाल के वाई अल्कोहल इज डिसॉल्व इन वाटर। तो वाटर अल्कोहल में डिसॉल्व इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना। दूसरा आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होंगे, हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा उसका, उतना ही ज्यादा रहेगा। तो यही आता है कि वाई H2S, सॉरी अगर मैं कहूंगा कि लाइक जैसे कि बेंजी मतलब कि H2O है, ओके, और कोई उसी के कंपैरेटिव में कोई दूसरा मॉलिक्यूल हम ले लें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तीसरी चीज है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी का मतलब है कि उसमें जो जैसे हनी होता है ना, हनी इतना गाढ़ा होता है, अगर पानी को हम करते हैं फिलो तो एकदम हो जाता है फिलो, लेकिन हनी नहीं हो पाता। तो जो हनी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है इस वजह से। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब है उसके अंदर विस्कोसिटी उसकी उतनी ही
ज्यादा होगी। एक बात तो ये, और क्या है, ओके ठीक है, ये 3 हमारे पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। मैं थोड़ा सा बस एक लास्ट चीज लेके चल रहा हूँ कि अमोनिया के बारे में मैं थोड़ा, हाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन पूछते हैं कि H2O कैन मेक 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ऑफ ऑक्सीजन, H2O ऑफ ऑक्सीजन। मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन ऑफ H2O, तो हमारे पास ये रहेगा, तो यहां से एक बॉन्ड तो हमारे यहां से बनेगा, एक यहां से बन के आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि कई बार ये जेई में आ चुका है, नीट में आ चुका है, हो सकता है एमयू पूछ ले। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल जो है, वाटर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओवरऑल जो वाटर का मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है वो हाइड्रोजन के 4, क्योंकि 2 हाइड्रोजन करेगा और 2 हमारा ऑक्सीजन कर रहा होगा, इसलिए ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर, यहाँ पे टॉपिक आधा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो है हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा। ओके, हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा और उस हाइब्रिडाइजेशन में हम पहले एक रह गया हमारा टॉपिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, दूसरा रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये 2 टॉपिक हमारा रहेगा, और तीसरा रहेगा हमारे पास डाइपोल मोमेंट। तो ये तीनों के तीनों जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि ये टॉपिक लंबे हैं, 1-2 मिनट में तो ये 5-6 मिनट में तो बात होगी नहीं, इसी में पूरा लेक्चर आपका निकल जाएगा। तो आज के लिए काफी है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैम मैं निकल रहा हूँ।